हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ ठाकुर और आज दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑन पोस्ट कॉलोनियलिज्म। पोस्ट कॉलोनियलिज्म पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखी है तो अभी जाकर देख लेना। ये प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, दिस इज द सेकंड वीडियो। प्लेलिस्ट का नाम होगा पोस्ट कॉलोनियलिज्म, आपने ढूंढ लेना, ठीक है। तो दूसरी, मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह समझाया कि पोस्ट कॉलोनियलिज्म है क्या, उसको अच्छे से समझाया, उसका बैकग्राउंड, उसकी हिस्ट्री और उसका प्रेजेंट, उसका फ्यूचर, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से बताया। उसमें मैंने कुछ राइटर्स की भी बात की थी, जैसे कि फ्रेंच फैनॉन है, एडवर्ड सईद है, होमी के भाभा है, गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक है, हेनरी लुइस गेट्स है, और भी बहुत सारे राइटर्स की बात की थी। तो मैंने कहा था कि मैं अलग अलग से उनको एक्सप्लेन करूंगा। तो आज फ्रेंड्स फैनॉन की हम बात करेंगे। फ्रेंड्स चाय पी लो, वो एक बार चला था। तो फ्रेंड्स आप ऐसे याद रख लो, फैन ऑन मतलब कि फैन को ऑन कर ले, फ्रेंड्स फैन ऑन कर लो, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हो राइटर्स के नाम, ठीक है। अब इसका ओमर, इसका पूरा नाम ये था, फ्रेंड्स ओमर फैनन। तो 1925 में पैदा हुआ, 1961 में। तो 20वीं सेंचुरी में एक बहुत बड़ा नाम था इसका, पोस्ट कॉलोनियल जो लिटरेचर है उसमें, ठीक है। इसने कॉलोनियलिज्म की बात की है, डी कॉलोनाइजेशन की भी बात की है इसने, जब कॉलोनियल रूल खत्म हो जाता है, ठीक है। और इसने रेसिज्म की बात की है, थोड़ा मार्क्सिज्म में भी इसका थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। अब ये फ्रेंच बॉर्न था वैसे। मार्टिनिक एक फ्रेंच आइलैंड है, मार्टिनिक, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नेग्रीट्यूड मूवमेंट, उसी पुरानी वीडियो में, उसमें मैंने बताया था एम सीजर का नाम मैंने लिया था। तो एम सीजर जो था वो इसका टीचर था। तो जो जिस आइलैंड की मैं बात कर रहा हूं, मार्टिनिक, वो फ्रांस के ही अंडर था, ठीक है। तो वहां पर फ्रेंच रूल था। अब जो इसका टीचर था एम सीजर, मैं लिख देता हूं, AIMECESAIRE, एम सीजर। तो नेग्रीट्यूड का ये फादर ऑफ नेग्रीट्यूड मूवमेंट है, ठीक है, एम सीजर। तो एम सीजर किसका टीचर था? फ्रेंच ओमर फैनॉन का। ये आपने याद रखना है। अब मैं आपको इसके थोड़े से कंसेप्ट्स बताऊंगा, इसकी कुछ बुक्स बताऊंगा। 2-4 बुक्स है, ज्यादा लंबा नहीं होने वाला है लेक्चर। 2-4 बुक्स है इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बुक का नाम बताता हूं। सबसे पहली जो इसकी इंपॉर्टेंट बुक आती है वो है ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क्स। अब एक इसमें चीज आपने याद रखनी है कि 1952 में ये ओरिजिनल लैंग्वेज में, जो शायद फ्रेंच में लिखी है इसने, ओरिजिनल लैंग्वेज में 1952 में आई है ये, ठीक है। और इसको ट्रांसलेट कब किया गया? 1967 में। तो अगर एग्जाम में आता है तो ऑप्शंस आपने देख लेने उस हिसाब से, क्या पता वो इसकी ओरिजिनल डेट पूछे, वैसे हो सकता है ओरिजिनल ही पूछे। लेकिन आपने ये भी याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कि इंग्लिश में कब ट्रांसलेट हुआ, क्योंकि हम इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांसलेट इंग्लिश में कब हुआ, ठीक है। तो ये दोनों डेट्स आपने याद रखनी है। अब जो इसकी नेक्स्ट बुक आती है, वैसे इस बुक के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क में इसने वही एंटी कॉलोनियलिज्म जो रेवोल्यूशन था उसकी इसने बात की है, और थोड़ा इसने रेसिज्म की भी इसमें बात की है, कि कैसे रेसिज्म भी होता था वो सारी जगहों में जब वो रूल करते थे। एक जो पार्टी है या फिर कोई बड़ी कोई अथॉरिटी है, कोई राजा है, या कोई भी एक जो ग्रुप है वो रूल कर रहा है, जब कॉलोनाइज कर रहा है, कोई कंट्री है, कोई कल्चर है वो रूल कर रहा है, तो वहां पे रेसिज्म भी कहीं ना कहीं आता था। उन्हें ये बताया जाता था जो कॉलोनाइज्ड लोग हैं कि तुम इन्फीरियर हो। ये भी अभी मैं आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा। तो ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्रोनोलॉजी में कहीं भी आ सकता है। नेक्स्ट बुक इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है रेचेड ऑफ अर्थ। इसमें शायद द भी होगा, द रेचेड ऑफ द अर्थ, द रेचेड ऑफ द अर्थ। अब इसकी आपने डेट ध्यान से सुन लेनी है। ये आया है 1961 में ओरिजिनली, ठीक है। इसके आगे ओ लिख देता हूं मैं, ओरिजिनल, ठीक है। ओरिजिनली 1961 में आया, इसके आगे भी ओ लगा दिया, आपको थोड़ा याद रहेगा, ठीक है। ओरिजिनली 1961 में आया है, और ट्रांसलेट कब हुआ है? 1963 में। अब एक चीज आपने और ध्यान रखनी है कि जो ये बुक है, आई ये पहले है लेकिन ट्रांसलेट ये बाद में हुई है, ठीक है। ये बुक बाद में आई है 1961 में, लेकिन ट्रांसलेट ये इससे पहले हुई है 1963 में, ठीक है। ये चीज आपने याद रख लेनी है। द रेचेड ऑफ द अर्थ, WRETCHED, रेचेड, द रेचेड ऑफ द अर्थ, 1961। अब इस बुक में भी इसने लगभग वही बात की है, कॉलोनियलिज्म वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। थोड़ा सा मैं अभी बताऊंगा इसके आइडियाज, ये क्या बात करता है। तो ये दो बुक्स अभी आप बिल्कुल छाप लो, बिल्कुल इसका प्रिंट अपने माइंड में, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूं।
इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो जब कुछ लिखा है बोर्ड पर, अगर आपको समझ आती है मेरी राइटिंग। कई लोगों को समझ भी नहीं आती, ऐसा भी हो सकता है ना समझ आए, पर मैं कोशिश करता हूँ अपनी ओर से कि मैं अच्छे से अच्छा लिखूँ। वैसे तो मैं बहुत स्पीड में लिखता हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा स्पीड थी लिखने की, जब मैं छोटा था तब भी मेरी बहुत स्पीड थी। हालांकि कभी उस वक्त मैंने पढ़ाई पे ध्यान दिया नहीं, फिर जब मैं बड़ा हुआ, जब मैं मास्टर्स में आया, तो जब मैंने ध्यान दिया पढ़ाई में, तो वो स्पीड मेरे बहुत काम आई एग्ज़ाम को पूरा करने में, 40 की 40 शीट्स भरने में। मैंने सब कुछ बताया है उस वीडियो में, जो मैंने जिसमें ये बताया कि कैसे आप गोल्ड मेडल हासिल कर सकते, कैसे आप टॉप कर सकते हैं, स्ट्रेटेजीज बताइए। उस वीडियो को आप चेक कर लेना, हाउ टू टॉप इन MA इंग्लिश एग्जाम, ठीक है, वो आपने ध्यान में रख लेना, ठीक है। अब इसने एक और चीज बोली है कि जो कॉलोनियलिज्म है, जब वो खत्म होता है, मतलब कि डीकोलोनाइजिंग जब चीज होती है, तो क्या होता है कि जो बोर्जुआजी लोग हैं, मैंने मार्क्सिज्म में आपको अच्छे से समझाया। अब देखो मार्क्सिस्ट एक पर्सपेक्टिव आ गया ना यहाँ पे, तो ये बोलता है कि जब एक जो रूलिंग पावर है, रूलिंग जो कम्युनिटी है, जब वो चले जाते हैं हमारे देश से, तो वहां पे रूल कौन करते हैं? बोर्जुआजी, मर्चेंट क्लास, ठीक है, कैपिटलिस्ट्स। तो ये कहता है कि ये जो कैपिटलिस्ट लोग हैं ये बहुत अंडर डेवलप्ड होते हैं, इनको इतनी नॉलेज नहीं होती, ना तो इनको इतनी इकोनॉमिक नॉलेज होती है, ना ही इनको कोई और नॉलेज होती है। तो ये पहले उन्होंने देश को बर्बाद किया होता है, उन्होंने सोसाइटी को बर्बाद किया होता है। जैसे अंग्रेज हमारे इंडिया में आए, वो आए, उन्होंने हमें बर्बाद किया, फिर चले गए, फिर यहाँ पर ये अदानी अंबानी जो कुछ भी है इनका रूल चल पड़ा, तो इनके हिसाब से ही सब कुछ होता है, अमीर लोगों के हिसाब से। जो ये हमें दिखाना चाहते हैं, मीडिया जो हमें दिखाना चाहती है, हम वही मानते हैं, वही हम भी फॉलो करना चाहते हैं, उन्हीं का लाइफस्टाइल हम भी फॉलो करना चाहते हैं। कल्चरल स्टडीज में सब कुछ मैंने आपको समझाया है, ये कल्चरल स्टडीज की जो मेरी लेक्चर की सीरीज है 6-8 लेक्चर से, उसमें ना, तो वो भी आप देख सकते हैं, अगर नहीं देखे तो एक बार और देख सकते हैं। तो वही सारी चीज ये भी बोलता है कि कैपिटलिस्ट जो है वो उसके बाद रूल करने लग जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूं, इसकी एक कोटेशन आपको मैं बताता हूं कि ये कोटेशन में क्या बोलता है। अब इसने एक चैप्टर था ऑन नेशनल कल्चर, ये आपने याद रखना है, ऑन नेशनल कल्चर लिखना है तो मैं लिख ही देता हूं, क्योंकि लिख के थोड़ा ज्यादा याद रहता है। ऑन नेशनल कल्चर, ये 1959, वैसे ही एक हिसाब से इसका कोई लेक्चर था जो इसने कहीं, कोई एक टॉक शो होगा शायद, इसकी कोई बातें हैं जो इसमें है। ऑन नेशनल कल्चर एक चैप्टर है ये किसी बुक में, अब उस बुक का यहाँ पे नाम नहीं है ना, तो आपने इतना सा याद रख लेना। अब उसमें इसने एक बात बोली है, क्या बोला है? colonialism, says Fanon, entirely disrupts the cultural life of a conquered people. इसका सीधा सा मतलब है कि जब colonialism होता है तो जो आपका colonized लोग होते हैं, जिन पे रूल किया जा रहा होता है, ठीक है, उन लोगों का क्या है कि उनकी जो कल्चरल लाइफ है उसको खत्म कर दिया जाता है, ठीक है, उनका कल्चर को खत्म कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, अपना कल्चर उस पर थोपा जाता है, ठीक है। आगे ये क्या कहता है? मोreover, every effort is made to bring the colonized person to admit the inferiority of his culture, कि उसे एहसास दिलाया जाता है कि तेरा कल्चर इंफीरियर है, तुम जिस कल्चर से आते हो। अब अंग्रेज यहां हैं, उन्होंने हमें यही रियलाइज करवाया कि आपका कल्चर बहुत इंफीरियर है, ठीक है। जो हमारी एजुकेशन पॉलिसीज बनी उसमें इंग्लिश को तवज्जो दी गई, और यहां तक कि ये बात भी उसमें बोली गई कि इंग्लिश लाइब्रेरी की एक शेल्फ पूरे इंडियन जो संस्कृत और अरेबियन लिटरेचर है उसके बराबर है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी उन्होंने बातें बोली हमें ये रियलाइज करवाने के लिए कि हम इंफीरियर है। आज भी जो बंदा इंग्लिश बोलता है हमें बहुत सुपीरियर लगता है, और जो बंदा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, जो अपना हिंदी कल्चर, अपना जो अपने कल्चर में रहता है, गांव में रहता है, वो हमें गंवार लगता है। तो वही सारी चीजें, ये कॉलोनियलिज्म का ही इफेक्ट है जो आज हम झेल रहे हैं, ठीक है। अब आगे ये क्या कहता है? To recognize the unreality of his nation and in the last extreme the confused and imperfect character of his own biological structure, मतलब कि उसके अपने कैरेक्टर को भी उसको शर्मिंदा कर दिया जाता है कि तेरा जो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, तो जो कैरेक्टर है, तुम्हारा जो रोल है सोसाइटी में, वो सब कुछ इंफीरियर है, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है? फ्रांस फैनॉन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको बताना भूल गया कि फ्रांस फैनॉन जो था वो एक साइकाइट्रिस्ट था, ठीक है। तो साइकोपैथोलॉजी ऑफ कॉलोनियलिज्म एंड डीकोलोनियलिज्म जो भी है उसके बारे में ये बात करता है। इसने क्या किया, अल्जीरिया में ये कुछ टाइम रहा, अल्जीरिया उस टाइम फ्रांस का पार्ट होता था, तो अल्जीरिया में जब ये रहा तो ये साइकाइट्रिस्ट था। जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था तो इसने कुछ लोगों का ट्रीटमेंट किया, ठीक है। जब इसने उनका ट्रीटमेंट किया तो उसने देखा कि कैसे कॉलोनियलिज्म जो है वो कैसे अफेक्ट कर रहा है ह्यूमन साइकी को, ठीक है। तो ह्यूमन साइकी को जब इसने देखा कि बहुत इसका नुकसान हो रहा है तो इसने आवाज उठाई। तो इसके जितने भी वर्क्स रहे हैं वो या तो अल्जीरियन जो लिबरेशन मूवमेंट रही है
उससे रिलेटेड रहे या फिर अफ्रीकन जो लिबरेशन मूवमेंट रही है, अफ्रीकन इंडिपेंडेंस है, उससे रिलेटेड रही है। जो स्ट्रगल रहा, जब फ्रांस में था तो इसने नाजिज्म के खिलाफ भी स्ट्रगल लड़ा, ठीक है। और इसने उसके बाद अल्जीरिया का भी साथ दिया, मरते दम तक ये लड़ा, 1961 तक ये लड़ा, ठीक है। हालांकि 1962 में आज़ादी मिल गई थी अल्जीरिया को, तो 1961 इसकी मौत तक ये लड़ता रहा और उनके खिलाफ आवाज उठाता रहा, ठीक है। तो इसका एक वर्क भी है, टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, अफ्रीकन रेवोल्यूशन, टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन, पॉलिटिकल एसेज, सब टाइटल है पॉलिटिकल एसेज, ठीक है। इसकी डेट 1964 है शायद, 1964, तो ये ओरिजिनल डेट है, ये समझ लेना। टुवर्ड द अफ्रीकन रेवोल्यूशन। एक इसका और वर्क आपको बताता हूं, अ डाइंग कोलोनियलिज्म, अ डाइंग कोलोनियलिज्म, ये एक कलेक्शन थी एसेज की, ठीक है। इसकी डेट है 1965, ठीक है, अ डाइंग कोलोनियलिज्म। इसका एक और वर्क भी है, डीकोलोनाइजिंग मैडनेस, डीकोलोनाइजिंग मैडनेस। इसकी डेट नहीं पता है मुझे, ठीक है, इसकी डेट मिली नहीं मुझे। डीकोलोनाइजिंग मैडनेस। अब देखो मैडनेस आ गया, साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी होता है जब आप कुछ ऐसा एबनॉर्मल बिहेवियर है आपका जो कि सोसाइटी के हिसाब से नहीं है, तो उसे साइकोपैथोलॉजी कहते हैं। तो उसने ये साइकोलॉजी पे काम किया और उसने देखा कि कैसे लोग पागल हो रहे हैं, लोगों पे कितना बुरा असर पड़ रहा है कॉलोनियलिज्म का, ठीक है। तो वो सारी चीजें ये आपने याद रखना है कि एक साइकाइट्रिस्ट था, ठीक है। फ्रांस में इसका रेवोल्यूशन रहा है, अल्जीरिया के इसने सपोर्ट किया है, अफ्रीकन रेवोल्यूशन को सपोर्ट किया है। ये कहीं ना कहीं एक मार्क्सिस्ट भी रहा है, क्योंकि इसने बात की है कि जो बोर्जुआजी है, मर्चेंट क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, वो नुकसान करती है जब कॉलोनियलिज्म खत्म हो जाता है, ठीक है। तो ये बातें आपने याद रखनी है। दो बुक्स आपने बहुत ही जरूरी है, उसकी दोनों डेट्स भी याद रखनी है, रैचेट ऑफ द अर्थ, ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क, उसका आपने बहुत जरूरी है याद रखना है। और मैंने आपको ये वर्क्स बता दिए, ये भी आपने याद रख लेना है, ठीक है। और ज्यादा आपकी कैपेसिटी है लर्न करने की, ठीक है, और आपके अंदर ज़ील है, तो आप गूगल पे जाइए, बुक से बुक्स मिल जाएगी, रट लो उनको, उनका नाम रट लो, क्या पता कहाँ पे आ जाए, है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, ज्यादा बड़ा लेक्चर था नहीं है। मैं सोच रहा था कि एडवर्ड सईद को भी इसमें इंक्लूड कर लूँ, तो मुझे लगा फिर ज्यादा ही लंबा हो जाएगा ना, हैवी हो जाएगा। तो अलग अलग से करते हैं। अगले लेक्चर में एडवर्ड सईद, उसका होमी के बाबा, इन सबको मैं कवर करूंगा एक वीडियो में या 2 वीडियो में, जितने में भी होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स उनका इतना ही है आज के लिए। थोड़ा सा मैं देख लूँ कुछ रह ना गया, ठीक है जी, इतना काफी है। हाँ, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, द रैचेट ऑफ द अर्थ जो बुक है, उसका प्रेफेस जो है जॉन पॉल सार्टर ने लिखा है, एग्जिस्टेंशियलिज्म वाला बंदा, ठीक है। पोस्ट कॉलोनियलिज्म वाली वीडियो में भी मैंने बताया है कि शायद एल्बर्ट मेमी की एक बुक है, उसका प्रेफेस भी जॉन पॉल सार्टर ने लिखा है, ठीक है। तो रैचेट ऑफ द अर्थ का प्रेफेस भी जॉन पॉल सार्टर ने लिखा है, आपने याद रखना है, ठीक है। ठीक है जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, दाना मल्टीटास्कर, वहां पे बहुत मजेदार वीडियोस डालता रहता है ना, मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, फिर तब तक के लाइफ को एंजॉय करें और अगले लेक्चर में मिलते हैं। ओके बाय।